clasp your fingers, cross your legs, close your eyes, bring your attention from the outer world to your inner world. पूरा ध्यान सांस पर। आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर ध्यान दीजिए। सांस पर ध्यान देना वही ध्यान है। Incoming breath, so. Outgoing breath, hum. आती हुई सांस सो, जाती हुई सांस हम। सो incoming breath, outgoing breath. So
आप सोहम पे ध्यान देंगे। मेडिटेशन का पर्पस इजीली फुलफिल होगा। मेडिटेशन का पर्पस है हमारी आत्मा का कांटेक्ट करना। हमारे स्पिरिट का कांटेक्ट। हमारे कॉन्शियसनेस को जगाना। हमारी चेतना का कांटेक्ट करना। सोहम के द्वारा हम इजीली हमारी चेतना का कांटेक्ट कर सकते हैं। अंदर आती हुई सांस, बाहर निकलती हुई सांस,
सोहम की प्रक्रिया के द्वारा हमारा मन शांत होता जाए। मन शांत होना मतलब विचारों की संख्या में कमी आना। ध्यान के द्वारा मन शांत होगा। और शांत होगा। और ज्यादा शांत होगा। विचारों की संख्या कम होगी और कम होगी। इतनी कम होगी विचारों के बीच में गैप बने। ध्यान के द्वारा विचारों का गैप बढ़ाते जाना है। और बढ़ाना है। विचारों के गैप के बीच में
एक खजाना छुपा हुआ। हमको वो खजाने तक पहुंचना है। ये ध्यान की लगातार प्रैक्टिस से संभव है। आपकी जितनी उम्र है, कम से कम 5 मिनट ध्यान कीजिए। रेगुलर ध्यान कीजिए। रेगुलर ध्यान। विचारों के बीच में सीक्रेट जगह है। यहाँ शक्तियों का खजाना है। उसकी चाबी दिला दी। स्लो। पूरा फोकस अपनी सांसों पे। ऐसा कर्णप्रिय म्यूजिक फोकस में हेल्प करता है। खास करके बिगिनर्स के लिए जरूरी है।
Last 3 minutes. Last 1 minute. अब आप धीरे धीरे अंदर की दुनिया से बाहर आ सकते हैं. Rub your hands. Put it on your eyes. 5, 4, 3, 2, 1. अपने आप को शाबाशी दीजिए. धन्यवाद. Once again, welcome all. आशा रखता हूँ अच्छा ध्यान हुआ होगा, एंजॉय किया होगा. यस सर. तो अब हम एक नया टॉपिक के ऊपर प्रकाश डालते हैं. ये टॉपिक का नाम है 10 लाइफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो आत्मा और स्पिरिचुअलिटी के बारे में है. और अगर आपने ये नियम समझ लिए तो वाकई में काफ़ी हेल्पफुल होगा. नेक्स्ट स्लाइड मैडम. ये 10 नियम का में से सबसे पहला जो नियम है वो जानते हैं. बाय डिफॉल्ट हम सब आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं. और इस पृथ्वी पर हम जो आए हैं उसका पर्पस ही यही है कि हम लाइफ का अनुभव लेने के लिए आए हैं. हमारा बॉडी तो एक मात्र चोला है, एक आवरण है जो आत्मा का वेहिकल को के रूप में काम करता है. आत्मा अकेली तो इस पृथ्वी पे विहार नहीं कर सकती, हर जगह जा नहीं सकती. उसके लिए वेहिकल होना चाहिए. तो ये हमारा बॉडी है, वो वेहिकल का काम करता है. अदरवाइज आत्मा अगर नहीं है तो बॉडी तो सिर्फ हार्ड मास का एक कलेक्शन मात्र है. तो ये वेरी फंडामेंटल नियम जो है, पहला नियम, ये याद रखने की जरूरत है कि हम सब आत्मा है. और गीता के सेकंड श्लोक में 24वां अध्याय, उसमें भगवान कृष्ण ने कहा है कि द ओनली ट्रूथ ऑफ लाइफ इज आत्मा. वही एकमात्र सत्य है. तो ये नियम याद रख लीजिए. और अगर ये समझ में आ गया है तो बाकी जो 9 नियम
है वो समझना बहुत ही आसान होगा। और अगर पूरे 10 नियम आपने समझ लिए तो पूरी लाइफ आसान हो जाएगी। हमारे डॉक्टर जी के कहते हैं कि आत्मा का उत्कर्ष के लिए ही हम इस पृथ्वी पर आए हैं, और इस पृथ्वी पर हमारा मेन पर्पस यही है कि हम हमारा सोल का ग्रोथ करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हम दूसरा नियम देखेंगे जो एक्शन के बारे में। कर्मा मतलब एक्शन। तो एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा। और आपने सुना ही होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। न्यूटन का भी मोशन का लॉ है, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। तो आप जो भी एक्शन लेते हैं, जो भी आप कर्मा आज करते हैं, मतलब आज की जो क्रियाएं है आपकी, उसकी इफेक्ट बाद में जरूर मिलेगी। तो इसका मतलब यह है कि आपको जो भी कर्म आज कर रहे हैं बहुत सोच समझ के करना जरूरी है। तो ये सोच समझ के मतलब क्या, मतलब हमारा फ्यूचर में जो इफेक्ट होने वाला है आज के कर्म का, वो कम से कम हो या अच्छा इफेक्ट हो, उसका कोई सॉल्यूशन जरूर होगा। तो ये सॉल्यूशन है हर पल, मतलब अभी जो मैं बात कर रहा हूँ उस पल भी हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस रहती है। फॉर Now, एग्जाम्पल अभी, जी बराबर सुनाई दे रहा है ना? तो अभी जो इस क्षण आपके पास ये चॉइस है कि मुझे सुनना नहीं सुनना, लैपटॉप ऑफ करके चले जाना, या और कुछ एक्टिविटी करना। लेकिन उसकी इफेक्ट बाद में मिलेगी कि हम समय को नष्ट कर रहे हैं। अभी जो अच्छा समय मिला है कुछ स्वाध्याय सुनना, कुछ सोल ग्रोथ करने का जो मौका है वो गंवा देंगे। तो आपको हर पल को ये समझना है कि हर पल में पावर है। पावर क्या है? चॉइस को सिलेक्ट करना। तो ये सिलेक्शन बहुत वाइजली करना चाहिए। तो वाइजली कैसे करें हम, उसका कोई तरीका? तो बिल्कुल तरीका है। हमारा जो हार्ट है, हमारा जो बॉडी है, उसमें हार्ट में कंप्यूटर है, और वो कंप्यूटर कॉस्मिक कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है। तो अगर आप चॉइस करने के टाइम अपने आप को पूछेंगे, मतलब हमारे दिल से पूछेंगे कि ये मैं सही कर रहा हूँ, मेरी चॉइस सही है, तो आपका बॉडी अगर कंफर्टेबल फील कर रहा होगा तो सही सवाल का सही जवाब आपको मिल जाएगा। अगर जवाब यस है देन यू शुड गो अहेड, और अगर जरा भी हिच है, आपका बॉडी सिग्नल देता है कि नहीं, देन यू शुड स्टॉप। तो ये तो बात हुई कि आज जो कर्म कर रहे हैं उसके आगे इफेक्ट जो होने वाली है उसको कैसे संभालना या कंट्रोल करना। लेकिन हम जो पुराने कर्म कर चुके हैं इस लाइफ में या और पुरानी लाइफ में भी, तो उसकी इफेक्ट का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं, या तो हमारे पर उसकी इफेक्ट होती ही है। तो उसका भी कोई सॉल्यूशन है? तो ये स्पिरिचुअलिटी का रास्ता ऐसा है कि हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा, आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। तो गीता में ही उसका सॉल्यूशन है। चौथे अध्याय के 37 श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है कि ज्ञानाग्नि कर्माणि दग्धानाम, मतलब कि ज्ञान का यज्ञ हमारे किसी भी कर्म को, पुराने सभी कर्म को जलाने की ताकत रखती है। तो आत्मज्ञान लीजिए, आपका पुराने जो भी कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे, भस्म हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो पिक्चर है आप अगर पहचान पाए तो ये है आइसबर्ग। ये आइसबर्ग बहुत ही ताकत रखता है। नेक्स्ट स्लाइड मैडम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जो आइसबर्ग है
उसमें इतनी ताकत है, आपने टाइटैनिक पिक्चर देखा होगा, उसको भी तोड़ दिया था। तो ये जहाज का कप्तान कभी कभी क्या, आइसबर्ग तो 10% ही बाहर रहता है तो पूरा देख नहीं पाता है, तो हम भी हमारे जहाज के कप्तान हैं। हमको भी हमारे अंदर जो आइसबर्ग है, मतलब हमारे अंदर 90% शक्तियाँ ऐसी है जो पूरी लाइफ में कभी भी हम यूज ही नहीं करते। पूरी लाइफ जो हम जीते सिर्फ हमारी कैपेसिटी का 10% मात्रा, इवन 10 से भी कम परसेंट यूज करते हैं, बाकी अनयूज्ड रह जाती है और पूरी लाइफ खत्म हो जाती है। तो ये हमारी शक्तियाँ जो है 90%, उसका यूज कैसे करें? जैसे मैंने बताया, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे हर चीज का इलाज है। तो जैसे हमारा सोल है, या कह दो कि स्पिरिट है, या कॉन्शियसनेस है, या चेतना नाम दे दो, तो उस चेतना का कांटेक्ट करना पड़ेगा। क्यों कांटेक्ट करना पड़ेगा? क्योंकि चेतना जो है हमारी, वो बहुत ही ताकतवर है, वो लिमिटलेस है। वो चेतना जो भी कल्पना करती है वो सब पा सकती है। जरूरत है उस चेतना को जगाना, या उस चेतना का कांटेक्ट करना, और यही हमारे जो छुपी हुई शक्तियां है वहां तक पहुंचा सकती है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो उस चेतना का जो कांटेक्ट करना है, उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर है चेतना। तो चेतना जो रहती है, या आत्मा जो है, वही चेतना है, और वो रहता है हमारे विचारों के गैप के बीच में। तो विचारों के गैप के बीच में पहुंचने का 3 रास्ते हैं। तो 3 रास्ते हम देखते हैं। सबसे पहला रास्ता है ध्यान, मतलब मेडिटेशन। आप ध्यान की प्रैक्टिस करो, बहुत सारी प्रैक्टिस करो, रेगुलर प्रैक्टिस करो, काफी समय के लिए प्रैक्टिस करो, तो आपके मन में शांति बढ़ती जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि विचारों का जो गैप है, जो खजाना जहाँ छुपा हुआ है, वहां तक आप पहुंच जाएंगे। दूसरा जो रास्ता है, नॉन मूल्यांकन का रास्ता है। प्रैक्टिस नॉन मूल्यांकन मतलब नॉन जजमेंटल बनना। उसका वजह यह है कि हम जो अपने आप से इनर टॉक करते रहते हैं, हर कोई करता रहता है, बाहर लोगों से बात करने के टाइम भी हम तो अंदर भी बात करते हैं, और अंदर ज़्यादा बात करते हैं। 99%, 99.9% जो हमारी बातें होती है इंटरनल, इनर टॉक, वो दूसरों को जज करने के बारे में ही होती है। कौन कैसा है, किसने कैसी साड़ी पहनी, कौन सी चीज़ खरीदी, वो चीज़ महंगी है सस्ती है, ये सब जजमेंट हम लेते ही रहते हैं। तो ये जजमेंट को आप बंद करेंगे। जिस दिन बंद करेंगे, फॉर एग्जांपल एक दिन आप ट्राई कीजिए, एक दिन सिलेक्ट कीजिए कि चलो मैं मंगलवार को नॉन मूल्यांकन डे रखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा। सुबह से आप अपने आप को तैयार कर लीजिए कि आज मुझे किसी को भी जज नहीं करना है, नॉट इवन कोई चीज को भी। तो आप शाम को अगर ये सही तरीके से नॉन मूल्यांकन डे का पालन किया, तो पाएंगे कि बहुत ही आप हल्का महसूस करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा बर्डन आपके ऊपर से चला गया। क्योंकि आपका जो विचारों है वो यही तो काम कर रहे थे। तो विचारों को बीच में गैप आने का आप मौका ही नहीं दे रहे थे। तो ये अगर बर्डन उतार दिया, तो विचारों के गैप में आप इजीली पहुंच जाएंगे, और वहीं जो हम चाहते हैं कि खजाना है वहां तक पहुंच जाएंगे। तीसरा जो रास्ता है वो है बी विद द नेचर। प्रैक्टिस के साथ रहने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि चेतना की जो बॉडी है, जो शरीर है, वो नेचर ही है। तो आप ऑब्जर्व कीजिए, एफर्टलेस एफर्ट, नेचर में एफर्टलेस एफर्ट होता है। ट्री को बड़ा होने के लिए कोई बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़े, लायन को लायन बनने के लिए कोई बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो अपने आप लायन है, वो बाय नेचर ही लायन है। तो आपको भी बी नेचर, नेचुरल, नेचर की तरह नेचुरल बनो, तो आप
चेतना तक इजीली पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो अगला नियम मैं बता रहा हूँ वो है देना और लेने के बारे में। हमारा जो यूनिवर्स है वो काम करता है सर्कुलेशन के नियम पे। यूनिवर्स में हर चीज सर्कुलेट होती है और सर्कुलेशन की वजह से ही ये सब पूरा यूनिवर्स चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा? क्लॉटिंग हो जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे। इनहेल और एक्सेल हम करते हैं, सांस लेते हैं सांस निकालते हैं, उसमें कोई चॉइस है क्या? क्या हम दो में से एक ही चीज कर रहे हैं ऐसा हम पसंद कर सकते हैं क्या? सिर्फ इनहेल करेंगे तो क्या होगा? ये देयर इज नो ऑप्शन फॉर सर्कुलेशन, स्टॉपिंग द सर्कुलेशन। आपको सर्कुलेशन के साथ ही रहना पड़ेगा। करेंसी है, उसका भी मीनिंग है सर्कुलेशन। अगर फ्लो में रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो आपको फ्लो के साथ रहना है, सर्कुलेशन में हेल्प करना है। अगर आपके पास कोई चीज अनयूज पड़ी है, 10 साल 15 साल 20 साल से हमारे पास चीजें अनयूज पड़ी रहती है, कुछ चीज़ों का तो हमको पता ही नहीं रहता है, सफाई में अगर मिला ध्यान आया तो ठीक है, नहीं तो वो चीज़ पड़ी रहती है। तो ऐसा मत करो, मत रखे रहो ऐसी चीज़ें, उसको निकालो, गिव इट टू समवन, किसी को दे दो। और इन जनरल वैसे भी आपको कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। जो भी लोग आपके कांटेक्ट में है या कोई नहीं भी हो तो भी आप चाहे तो उसको दे सकते हो। अपने पास जो है, आपको पैसा देना ऐसा जरूरी नहीं है, मटेरियल भी दे सकते हो, इवन फ्लावर भी दे सकते हो, किसी को स्माइल भी दे सकते हो, कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हो, तारीफ भी कर सकते हो। तो आप दो भी ये चीजें और लो भी। जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि हम जो चाहते हैं, मतलब जिस चीज की तमन्ना है, जो हमारी चाहत है, वो तभी मिलेगी जब आप जो चाहते हैं वो दूसरों को दो। तो पहले आपको देना होगा। ब्रह्मर्षि पत्री जी भी कहते हैं कि आपको अनइंटरप्टेड सोल इवोल्यूशन चाहिए तो दूसरे जीवों को भी जीने दो। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, डॉक्टर जीके सर के गुरु मिस्टर पॉल है, उन्होंने इस बारे में एक अच्छी बात कही है और ये सब प्रूव भी किया है। डॉक्टर जीके को भी उन्होंने इसके प्रूफ वगैरह दिए हैं। तो वो ये कहते हैं कि आप खुशी, एबंडेंस, हेल्थ का नॉलेज, दूसरा जो भी आप दे दो वो कहीं गुना मल्टीप्लाई होके किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति से वापस जरूर आता है। लेकिन पॉल सर ये भी कहते हैं कि ये मल्टीपल तब होगा, उसके लिए एक कंडीशन है, आप जो भी दो खुले दिल से दो, पूरी खुशी से दो, तो आप देखेंगे, आप खुद अनुभव करेंगे कि बहुत मल्टीप्लाई होके मिलने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक स्पिरिचुअल प्रीमियम वाला नियम है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और अभी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही उपयोगी भी है। कोविड-19 जो चल रहा है अभी तो काफी कम हो रहा है, लेकिन जब पिक में था तब इस नियम की बहुत वैल्यू थी। और वैसे भी हार्ट अटैक होता है या सुनामी होती है, अर्थक्वेक आता है, फ्लड जैसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेके उसका प्रीमियम भरते रहते हैं। तो वो प्रीमियम का कोई अल्टरनेट है क्या? जैसे मैंने बताया स्पिरिचुअल रास्ता हर चीज का होता है, तो जिंदगी में ऐसी सिचुएशन आए तो ये स्पिरिचुअल रास्ता एक बता रहा हूँ कि आपको स्पिरिचुअल प्रीमियम भरना चाहिए। लेकिन वो होता क्या है, स्पिरिचुअल प्रीमियम भरने को तो हम तैयार होंगे, लेकिन वो क्या चीज़ है वो समझना जरूरी है। तो प्रीमियम इन द फॉर्म ऑफ न्यू लर्निंग, मतलब आप आज से ही कोई नया लर्निंग जो टोटली नया हो, फ्रॉम स्क्रैच, जो आपने कभी नहीं किया हो, ऐसा कोई नया लर्निंग चालू करें। जैसे कि नया लैंग्वेज सीखे, आर्ट सीखे या डांस सीखे, टेक्नोलॉजी नई सीख सकते हैं,
ड्राइंग सीखे, म्यूजिक सीखे, कुछ भी नया सीखो, और ये सीखना जिस दिन से चालू करेंगे वही तो आपका प्रीमियम है। तो प्रीमियम भरना चालू हो जाएगा तो इंश्योरेंस आपका चालू हो जाएगा, फिर आपको किसी भी चीज़ से, इमरजेंसी सिचुएशन, डरने की जरूरत नहीं है। इच्छा कैसी हो, अपन बहुत सारी इच्छा करते हैं, लेकिन इच्छा कैसी हो उसका एक गाइडलाइन है, बहुत जरूरी है जानना। हमारा जो अर्थ है ये बहुत बड़ा खेल का मैदान है। मतलब हम पृथ्वी पे आए हैं और खुशी से रहना भी चाहते हैं, तो ये पृथ्वी के ऊपर का जो खेल का नियम है वो समझ लेंगे तो ये खुशी हमको जरूर मिलेगी, खुशी से रह पाएंगे। तो क्या नियम है? तो नियम बहुत सिंपल है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो दोनों वर्ल्ड की हम एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें बैलेंस बना के रखना जरूरी है। लेकिन कभी कंफ्यूजन हुआ कि भाई कौन सी एक्टिविटी को पसंद करें, प्रिफर करें, तो उस समय ये ध्यान रखिए कि आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एक्टिविटी को ही प्रेफरेंस देना चाहिए। डॉक्टर जी के हमेशा कहते हैं कि सोल इवोल्यूशन की इच्छा रखनी चाहिए, उसके लिए हमेशा सोल ग्रोथ की कामना कीजिए। अर्थ प्लेनेट पे हम आए हैं इसी वजह से तो आए हैं कि हमारा सोल ग्रो करे। लेकिन कोई कहेगा कि भाई हमको कुछ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की इच्छा है, कुछ चीज़ें चाहिए, उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आपको अपनी इच्छा को हल्के से यूनिवर्स को एक बार बोल दीजिए, उसको चेज मत कीजिए, इट विल कम ऑन इट्स ओन, अपने आप वो चीज़ आपको मिलेगी। अगली स्लाइड। तो इच्छा कैसी होनी चाहिए वो आपने देख लिया, वो पूरी कैसे की जाती है। तो आप आज जैसे है वो आपकी पुरानी स्ट्रॉन्ग इच्छाओं का आप खुद नतीजा है। आज आपका जो स्टेटस है वो डीप डिजायर का नतीजा है। तो आप जैसी इच्छाएं करेंगे वैसे आपके इरादे बनेंगे, जैसे आप इरादे बनाएंगे वैसे आपकी संकल्प शक्ति डेवलप होगी, जैसी संकल्प शक्ति डेवलप होगी वैसी आपकी कार्य शक्ति बनेगी, और जैसी आपकी कार्य शक्ति बनेगी वैसी आपकी नियति होगी, और आज का स्टेटस आपका वैसा डेवलप होगा। तो अच्छे स्टेटस के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए आपको क्या करना चाहिए? एक इच्छाओं की लिस्ट बनाइए, क्लियर कट लिस्ट तैयार करनी चाहिए और उसके ऊपर फोकस कीजिए। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद अपने विचारों के गैप के बीच में, मतलब जब आप मेडिटेशन करते हैं या दूसरे जो दो रास्ते बताए, तब विचारों का जो गैप क्रिएट होता है उस समय आप अपनी ये जो इच्छाओं की लिस्ट बनाइए वहाँ रिलीज कर दीजिए और इच्छाओं को कंफर्म करें, और साथ में ये बोलना जरूरी है कि ये मेरी जो इच्छाएं है वो सिर्फ मेरा भला नहीं, सबका भला करने के लिए ही है। क्योंकि ये ऐसा गोल जो सबका भला होता है, वो उसके पीछे स्पिरिचुअल मोटिव होना चाहिए। मतलब गोल बिहाइंड एनी गोल मस्ट बी ए स्पिरिचुअल। अब ये जो नियम है निर्लेपता का, वो जानेंगे कि आपको जो चाहिए उसके ऊपर से ध्यान हटा के आपको वो कैसे पाना है वो देखिए। मतलब आपकी जो इच्छा है वो इच्छाओं के बारे में सिर्फ मत सोचते रहो। जैसे यात्रा कर रहे हैं तो डेस्टिनेशन पे ध्यान रखेंगे तो आप सही यात्रा नहीं कर पाएंगे, अपनी यात्रा पे ही ध्यान दो, सही तरीके से यात्रा करो। फॉर एग्जाम्पल, दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट है और दोनों को 90% से ऊपर लेना, मतलब चाहिए, ऐसा तय करते हैं। तो वो क्या करेंगे?
अब एक स्टूडेंट ऐसा है कि वो तय तो कर लिया दोनों ने, दोनों उसके लिए इच्छा स्ट्रांग है, लेकिन एक स्टूडेंट है वो उस प्रोसेस पे लग गया, मतलब प्रोसेस ओरिएंटेड है, जो एग्जाम कैसे बहुत अच्छी तरह दिया जाए उसकी तैयारी मैक्सिमम कैसे करे, रात दिन स्टडी में लग जाता है और रिजल्ट की चिंता छोड़ देता है, और उसका जो सोचना है या जो कार्य है वो यही है कि मैं अच्छे से अच्छी मेरे से मेहनत जितनी हो सके करूं। और दूसरा जो स्टूडेंट है वो सोचता रहता है कि 90% से ऊपर आ जाएगा तो मेरा कितना भला हो जाएगा, मैं बहुत अच्छी लाइन मिलेगी, मेडिकल इंजीनियरिंग, बाद में और बहुत कुछ कर पाऊंगा, बहुत कमाऊंगा, ये सब सोचता रहता है। और उस वजह से वो निर्लेप नहीं रह पाता है पहले स्टूडेंट की माफी। तो उस वजह से जो 90% आएगा वो पहला जो स्टूडेंट है उसका आने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि वो निर्लेप रह के मेहनत कर रहा है। तो आज आपको क्या करना है, आप सिर्फ अपना रोल प्ले करो, मतलब इस क्षण जो आपको काम करना है वही करो, उसी पे ध्यान दो। इवन कोई एक्टर या एक्ट्रेस है तो अगर वो ऑस्कर के ऊपर ध्यान देंगे या फिल्म फेयर अवार्ड पे ध्यान देंगे और एक्टिंग सही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन बहुत अच्छी एक्टिंग पे ध्यान देने वाला व्यक्ति आराम से जो भी रिवॉर्ड है अवार्ड है वो इजीली ले पाएंगे, उसको जरूर मिलेगा। क्योंकि यूनिवर्स जो है हमारा वो रिस्पॉन्ड करता है निर्लेप पर्सन को, पहले निर्लेप पर्सन को ही वो पसंद करता है। तो आपको डिटेच रहना है, ऑब्जर्वर बन के रहना है, और हमेशा ये याद रखना है कि मैं सोल हूँ। मतलब पहला जो नियम है वो हमेशा याद रखिए। अगला जो नियम है वो है कम मेहनत करके आप कैसे ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो नेचर की क्रियाओं को ऑब्जर्व कीजिए। नेचर की क्रियाओं में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, फ्रिक्शन नहीं होता है। जैसे कि सनराइज होता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, बराबर होता है। अर्थ का रोटेशन बराबर हो रहा है, झरने या रिवर के फ्लो बराबर होता है। तो उसमें उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और बराबर काम होता है। उसी तरह क्या हम भी कम मेहनत में ऐसा ही फ्रिक्शन लेस या रेजिस्टेंस लेस फायदा उठा सकते हैं? तो यस, कर सकते हैं। उसके लिए आपको गोल की क्लैरिटी होना चाहिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप सोचो कि कैसे कम मेहनत में ये चीज़ मिले। तो आपको ये मानना है, आपको बिलीव करना है कि वर्ल्ड एक मिरर है और हम खुद भी एक मिरर है, और हर पल हमारे अंदर जो चलता है वही रिफ्लेक्ट होके बाहर आता है। तो अगर हम अंदर कोई रेजिस्टेंस फील कर रहे हैं, कोई कार्य करने के समय कोई रेजिस्टेंस आ रहा है, तो अंदर अपने आप से पूछो कि क्या मैं ही खुद ही तो रेजिस्टेंस नहीं दे रहा हूँ किसी को? क्या मेरा गोल कोई अनएथिकल तो नहीं है, नॉन ह्यूमन तो नहीं है? तो ह्यूमैनिटी का भी फायदा हो ऐसा अगर आप गोल बनाएंगे तो डेफिनेटली कम मेहनत में वो हो जाएगा। जैसे आप पिरामिड बनाने का सोचो तो पैसे वगैरह भी आ जाएंगे और आपका काम इजीली हो जाएगा। तो जीवन का मकसद, ये आखिरी नियम है, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो फिजिकल बॉडी है हमने जीवन का मकसद पूरा करने के लिए ही लिया है। और हमारा मकसद जो होता है नॉर्मली डायनेमिक होता है, समय के साथ बदलता रहता है। जितने भी लाइफ हम लेते हैं सभी इनकारनेशन में कोई ना कोई मकसद लेके ही हम आते हैं। तो वो मकसद जानना जरूरी है। कैसे जाने? हमारे दिल से पूछो, पूरी शिद्दत से कोशिश करो, मेडिटेशन के थ्रू आप अपना मकसद जान सकते हो। और दूसरा उसका इंडिकेटर है, अगर आप हैप्पी है, आप 30 साल में हैप्पी है, 40वें साल में हैप्पी है, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 100वें साल में भी आप हैप्पी है, उसका मतलब आप अपने मकसद के साथ पूरी तरह अलाइंड है, तभी आप हैप्पी है। और ऐसी एक्टिविटी आप कर रहे हैं कि आप उसमें
हैप्पी रहते हैं, वही आपका मकसद है। तो आपका जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है उसके साथ अपनी एबिलिटी मिला के अगर काम करोगे तो टाइम इतना भागेगा, तो टाइम का आपको पता ही नहीं चले, और वो जो एक्टिविटी है वो कही जाएगी आपका मकसद। ब्रह्मश्री पत्री जी का मकसद नया लर्न करो, एंजॉय करो और सर्विस करो, वो है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इकिगाई इसी सब्जेक्ट पे लिखी गई है, इसीलिए यहाँ बताना जरूरी मैं समझता हूँ। इसका मतलब है पर्पस ऑफ लाइफ। और जापान का ओकिनावा टापू है एक, वहाँ सबसे ज्यादा शतायु लोग रहते हैं। 100+ होना उस टापू के लोगों के लिए बहुत ही कॉमन बात है। और एक्सटेंसिव रिसर्च 2 ऑथर्स ने किया है, उसके बाद ये इकिगाई किताब लिखी गई है। उसके मेन 5 कंक्लूडिंग पॉइंट है, वो मैं बताना जरूरी समझता हूँ। पहला पॉइंट है कि वहाँ के लोग कभी रिटायर नहीं होते, अपने आप को रिटायर करते ही नहीं है। भाई सर्विस से रिटायर हो गए, उसको रिटायरमेंट नहीं कहा जाएगा। आप काम से कभी रिटायर मत हो। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कुछ ना कुछ करो। वहाँ के लोग कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ जरूर जुड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान, या आपको जो पसंद है दूसरी ध्यान से रिलेटेड दूसरी एक्टिविटी स्वाध्याय कर सकते हो, लेकिन आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। तीसरा जो पॉइंट है, नेचर के साथ रहिए। चौथा पॉइंट है, वहाँ के लोग पूरे वेजिटेरियन होते हैं और गार्डनिंग का भी शौक रखते हैं, और ज़्यादातर उन लोगों के घर के पास जमीन में वो गार्डनिंग करते ही रहते हैं। पांचवा और आखिरी पॉइंट है कि वो लोग स्मॉल सोशल ग्रुप्स में रहते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट्स देते हैं, और एंजॉय करने का कोई भी मौका छोड़ते नहीं है। कोई ना कोई फंक्शन, बर्थडे मनाते ही रहते हैं। तो वहाँ के सभी लोगों के पास अपना अपना इकिगाई है। इकिगाई मतलब मकसद। और जिसके पास मकसद नहीं है, ऐसा कोई लोग है, तो वो इकिगाई ढूंढना उसी को अपना मकसद बना देते हैं। तो अगर आपको भी अपना मकसद नहीं मालूम हो तो ढूंढना चालू कीजिए। और एक चेतावनी जरूर है, ये जो हमारे मकसद है, अगर हम उससे थोड़े से दूर हैं तो कुछ तकलीफें होगी। तो क्या तकलीफें होगी? अगर आप 10% का फर्क है आपके कार्यकलाप और आपके मकसद जो लेके आए हैं उसके बीच में, तो स्किन प्रॉब्लम होगा। 40% का फर्क है तो मसल प्रॉब्लम होगा। 90% का अगर फर्क है तो बोन की प्रॉब्लम होगी। और पूरे के पूरे आप लाइफ के पर्पस से अवे है, 100% दूर है, तो किडनी का प्रॉब्लम या कैंसर का प्रॉब्लम होगा, और आखिरी में डेथ भी हो सकती है। तो प्लीज बी अलाइंड विथ योर मकसद। और अल्टीमेट मकसद हालांकि हमारा ये है कि पूर्णात्मा बनना। स्पिरिचुअली ग्रो करते करते इतना अपना लेवल बढ़ाओ कि लाइफ और डेथ की साइकिल से ही हम बाहर निकल जाएं। नेक्स्ट स्लाइड। मैंने जो रेफरेंसेस यूज किए हैं उसका लिस्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड मैडम। किसी को कोई सजेशन है, कांटेक्ट करना है मेरा, तो ये मेरा नंबर है। तो आपने बहुत पेशेंटली सुना, उसके लिए धन्यवाद। और ख़ास करके दीप्ति मैडम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उसकी उनकी हेल्प के बिना ये संभव ही नहीं होता, मेरा प्रेजेंटेशन मैं दे ही नहीं पाता। थैंक यू दीप्ति मैडम। और आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। अगर कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहता है कोई, तो ज़रूर पूछे। कोई शेयरिंग है तो भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा था सर आपका प्रोग्राम। बहुत ही सेशन अच्छा था, बहुत ही विस्तार से और बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैडम। थैंक तो यू सर। तो बहुत मेरी एक अच्छा मेडिटेशन रहा। जी जी बहुत एनर्जी आई और बहुत विजडम मिली। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। हाँ बहुत तो ही विजडम मिली। थैंक यू।
थैंक यू हाँ। वेरी मच। हाँ, तो मैडम मेरा एक सजेशन है आपको और सब